देखिएगा, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन किया था। चैप्टर नंबर 12 का टाइटल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट देखने से पहले देख लीजिए सबसे पहले कि ये एक वर्ड क्लियर कीजिएगा, चार्ज क्या होता है। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। एक न्यूट्रल एटम है, आपने पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद आपस में क्या होती है, बराबर। ऐसे ही उस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए। जब बाहर निकालोगे तो प्रोटॉन एक्सिट कर जाएगा। प्रोटॉन पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग उस एटम पे प्लस का साइन लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na+। Na+ का मतलब होता है कि अगर +1 है तो इसका मतलब है कि इस एटम में एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। यह फर्स्ट कीजिए कि न्यूट्रल एटम है और उस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटर करवा दिया है। इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिया है तो इलेक्ट्रॉन एक्सिट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है नेगेटिव, तो हम लोग उस एटम या एलिमेंट पर माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सिट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माइनस या प्लस का साइन किसी भी एटम पर किस तरीके से जनरेट होती है, तो आप कहोगे सर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल दें या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, तो उस पर माइनस या प्लस का साइन जनरेट हो जाएगा। दिस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऑन एन एटम और एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन के निकालने या दाखिल करने से माइनस या प्लस का जो साइन जनरेट होता है, उन साइन को कहते हैं चार्ज। चार्ज इज द नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऑन एन एटम और एलिमेंट। यानी चार्ज माइनस प्लस साइन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के निकलने या दाखिल होने से जनरेट होता है, उसको कहते हैं चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q से। और इसका ये जो कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी मैंने आपको दिया, ये कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कूलम्ब्स। ये कॉन्सेप्ट इस साइंटिस्ट ने दिया, कूलम्ब्स ने, लिहाजा इसके नाम पर चार्ज का यूनिट इस्तेमाल करते हैं कूलम, और कूलम को लिखते हैं C से, राइट। जब आप चार्ज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ लो, चार्ज की कोई डेफिनेशन पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, न्यूमेरिकल पढ़ लो, कोई डेफिनेशन पढ़ लो, चार्ज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ लो, उसके स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया। रेस्ट का मतलब, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट में होने का मतलब हम लोग लेते हैं चार्ज। द स्टडी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब आप चार्ज को स्टडी करते हो, चार्ज से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते हो, उसका मतलब है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहला रिलेशन कूलम ने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का दिया था, जिसे उसने कूलम्स लॉ का नाम दिया था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। अब सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, हमने चार्ज का माइनस या प्लस साइन को,
आपको पता है कि जिस पे प्लस या माइनस का साइन होता है उसके पास अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत होती है। एक जैसे साइन है, प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, है तो फोर्स। चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट किया था कूलम नाम के साइंटिस्ट ने। उसने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेशन स्टेट किया उस स्टेटमेंट को कहते हैं कूलम्स लॉ। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के टॉपिक को क्लास में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लियर है कि आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्या? ओके, देखिए फर्स्ट कीजिए कि आपके पास ये दो चार्ज है Q1 and this is Q2. You have two charges Q1 and Q2. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टेल मी कि इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स हो गई या रिपल्जन की, तो फिलहाल आप बता नहीं सकते। बता सकते हो कि इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स है, अट्रैक्शन की या रिपल्जन की? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने साइन तो दिया नहीं है। अगर दोनों प्लस होगा तो रिपल्जन, दोनों माइनस होगा तो रिपल्जन, एक प्लस एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। चलो ये तो तय हो गई, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है और रिपल्जन भी। अच्छा, अभी अभी मैंने कहा कि चार्ज का काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। तो जरा इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा सोच के देखो कि चार्ज का काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन रिपल्जन भी ज्यादा होगी, और अगर चार्ज की क्वांटिटी कम होगी तो अट्रैक्शन रिपल्जन भी कम होगी। इसका मतलब है चार्ज और फोर्स एक दूसरे के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो आप ऐसे लिख सकते हो, F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2। कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, राइट। फिलहाल अभी इसको बंद कर दो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। इसको रीड कैसे करेंगे ये बाद में देखते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट कीजिए इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। अब जरा फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन देखते हैं। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर एक दूसरे के क्या था, इनवर्स था। तो फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन तो कहीं पर भी आप पढ़ो, रिलेशन तो एक ही मिलेगा। यानी एक्सपेरिमेंटली फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशंस को आप स्टडी करोगे तो वो रिलेशन ये मिलेगा कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होता है। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप दो मैग्नेट ले लो, मैग्नेट को एक दूसरे के बिल्कुल करीब करो, तो आप फील करोगे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। बाकायदा फील होगा। लेकिन अब आहिस्ते से डिस्टेंस बढ़ाओ, अब वो अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या हो जाती है, कम। यानी डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या हुआ, इनवर्स। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, देखिए क्लास में खड़े होकर तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि टू फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली है या इनवर्सली है। जो एक्चुअल रिलेशन होता है ना, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से आ रहा होता है। और फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एक्चुअल रिलेशन है वो रिलेशन ये है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होता है। और आप इन दोनों को कंबाइन करोगे
इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बना वो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement of Coulomb's law. Force of attraction or force of repulsion between two charges is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of the distance. This is the statement of Coulomb's law. अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। Comparing equations 1 and 2, F 1 time F proportional Q1 Q2 this is R square। इस साइन को हटाया, F is equal constant K Q1 Q2 over R square। इस K को कहोगे where K is called Coulomb's constant and its unit देखिएगा, देखिए F बराबर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। R स्क्वायर को इधर ले आइए, Q1 Q2 इधर ले आइए, इज इक्वल टू K। F न्यूटन मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम किसके इक्वल हुआ, कूलम स्क्वायर, ये यूनिट है K का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। अच्छा, फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जरा वेक्टर प्रेजेंटेशन दो। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। इधर देखिएगा, किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है जो पहले भी डिस्कस हुआ है। फॉर्मूले का वो साइड जिधर एक सिंगल टर्म है, इसके ऊपर सिंपल एरो लगा दोगे, यानी दिस इज एरो, इक्वल अपनी जगह पर। जिधर एक से ज्यादा टर्म है उन सबको एज इट इज कॉपी कीजिए और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। यहां एरो बता रहा है कि ये वेक्टर है, यहां पर यूनिट वेक्टर बता रहा है कि वो जिसके साथ अटैच्ड है, जिसके साथ मेंशन किया गया है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। यानी यूनिट वेक्टर का काम ही यही है, यूनिट वेक्टर जिसके साथ अटैच हो जाए तो यूनिट वेक्टर बताता है कि मुझे जिसके साथ लिखा गया है उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बताने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। जैसे v = s/t, मैंने कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इधर एरो लगाओ, इधर कोई भी अल्फाबेट लिखो, ऊपर ये साइन करो, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूनिट वेक्टर नॉर्मली यू से लिखते हैं तो इसलिए यू लगा देते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखा। यहां तक तो बात बड़ी आसान सी थी। अब सुनिएगा, देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 चार्जेस की क्वांटिटी पर, नंबर 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पर। इफ यू से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज,
magnitude of charges and distance between the charges, then answer will be wrong. जब आप बोलोगे ना कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स चार्जेस की क्वांटिटी और डिस्टेंस पे सिर्फ डिपेंड करता है, तो आंसर गलत है। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स दो नहीं बल्कि तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, चार्जेस की क्वांटिटी पे, नंबर टू, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पे, और नंबर थर्ड, चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है इस पे भी डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये दो चार्ज है Q1 Q2, अभी इसके दरमियान मीडियम कौन सा है? एयर। अट्रैक्शन रिपल्जन कुछ ना कुछ तो होगी, अज्यूम कर लो। अब आपने क्या किया, इन चार्जेस के दरमियान एक पेपर रख दिया, कागज, तो क्या अभी भी अट्रैक्शन रिपल्जन वही होगी जो पहले थी? नहीं। मेटालिक प्लेट रखा, क्या अभी वही होगी? नहीं। इसका मतलब है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स इस पे भी डिपेंड करता है कि चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। तो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, चार्जेस के दरमियान फोर्स इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। और याद रखिएगा, ये कवर करता है कांस्टेंट K की वैल्यू। जो कूलम कांस्टेंट K है, ये डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीडियम्स के लिए, अब गौर से सुनिएगा और फिर क्लियर कीजिएगा। ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के दरमियान है एयर। जब दो चार्जेस के दरमियान एयर हो ना, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेस है। स्पेस का मतलब वैक्यूम की तरफ मत चले जाइएगा, वैक्यूम में तो कूलम्स लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दो चार्जेस के दरमियान अगर एयर है तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस का वर्ड यूज करें कि यू हैव स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस, इट मींस यू हैव एयर बिटवीन द टू चार्जेस। यानी स्पेस का मतलब एयर होगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। इफ स्पेस मतलब एयर इज प्लेस्ड between the charges, एक तो ये है कि चार्जेस के दरमियान स्पेस हो। अब दूसरा और सुनिएगा, दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा आपने कुछ और भी रख दिया, कोई पेपर, कोई मेटालिक प्लेट, वुड एटसेट्रा। अब देखो, जब दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा, दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान दो मीडियम है। तो डाई इलेक्ट्रिक की केसेस में K की वैल्यू अलग होगी, स्पेस के केस में चार्ज K की वैल्यू अलग होगी। तो पहले जरा स्पेस की सिचुएशन में देखिए, जब दो चार्जेस के दरमियान स्पेस हो यानी एयर हो, तो K मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। पर ये है क्या? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity of free space। समझिएगा, स्पेस का मतलब एयर, फ्री स्पेस का मतलब है एयर के अलावा कुछ नहीं है, स्पेस फ्री है, आजाद है। परमिटिविटी परमिट से निकला है, इजाजत से निकला है। परमिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव इन अ मीडियम। देखिए, ये दो चार्ज है, इसके दरमियान अट्रैक्शन है या रिपल्जन है? अट्रैक्शन है, यू मूव करेगा,
रिपल्जन एंगल मूव करेगा, मूव कहां करेगा? मीडियम में। तो मीडियम के अंदर जो मूव करने की एबिलिटी है, मीडियम में जो मूव करने की एबिलिटी है उसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब स्पेस में, एयर में मूव करने की सलाहियत। और आपको पता है एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट वैल्यू आप याद करके रखिएगा, वो वैल्यू ये है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻⁻12। के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे का इनवर्स है, तो यूनिट भी एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स। ये के का यूनिट है तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट कीजिए, के इज इक्वल टू 1/4 पाई की जगह 3.142, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 into 10⁻⁻12। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो ये आया 9 into 10⁻9। यूनिट ये के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है के की वैल्यू in case of space which is placed between the charges। तो अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एफ एरो इज इक्वल टू के की जगह क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। दिस इज यूनिट वेक्टर, राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो जरा इसका दूसरा हिस्सा देखिएगा। एफ क्या हो गया? कोई है? कोई बात नहीं, बारिश है तो एंजॉय करो, क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखें। एफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड between the charges। फर्स्ट कीजिए कि चार्जेस के दरमियान अब डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक के केस में, डाइलेक्ट्रिक का मतलब दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा कोई और मीडियम भी है, तब वर्ड यूज करते हो डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसी सिचुएशन में के का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन नॉट तो एयर के लिए और एप्सिलॉन आर को कहेंगे वेयर एप्सिलॉन आर is called relative permittivity। रिलेटिव परमिटिविटी, जरा इसको समझिएगा। परमिटिविटी का मतलब तो वही है, परमिटिविटी का मतलब तो वही है मीडियम में मूव करने की सलाहियत। अब मीडियम में मूव करने की सलाहियत डिपेंड करेगा ना कि आपने चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा और कौन सा मीडियम रखा है। कोई मेटल प्लेट डाला तो कौन सा मेटल प्लेट डाला उसके हिसाब से चेंज होगी। पेपर रखा तो अट्रैक्शन रिपल्जन उसके हिसाब से चेंज होगा। कोई और मीडियम प्लेस किया तो उसके हिसाब से अट्रैक्शन रिपल्जन चेंज होगी। तो मूव करने की सलाहियत इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा रखा है। इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ रिलेटिव, यानी रिलेट कर रहा है मूव करने की एबिलिटी रिलेट करेगा उस मीडियम पे जो चार्जेस के दरमियान आपने प्लेस किया है। अब वो तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोग नॉर्मली याद नहीं करते। कहीं पर भी इसकी जरूरत होगी तो हम आपको गिवन देंगे, पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद करके रखनी। ठीक, यहां तक पहले कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो पहले कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी को करना है तो कीजिए।
नहीं। तो अब पहले ये सब सुन लीजिए। नंबर 1 कि पेपर में आएगा तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं, लेकिन अब दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर करो। पहली बात तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें हमने जो कुछ पढ़ा है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, स्पेस का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब, चार्जेस का मतलब, हम लोग चैप्टर नंबर 16 तक इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तकरीबन हर लेक्चर में। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, एक एक चीज आपको सही से मालूम होना चाहिए। अब 2 पॉइंट सुन लो। नंबर 1, देखिए फर्ज कीजिए कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट में मीडियम का जिक्र ही नहीं है, मीडियम का जिक्र ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अगर कहीं पर भी मीडियम का जिक्र नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मीडियम एयर होता है, स्पेस होता है। बाय डिफॉल्ट मीडियम एयर होगा, स्पेस होगा, और के की वैल्यू आप ये इस्तेमाल करोगे। और अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो फिर वो हम बाकायदा इन्फॉर्म करेंगे और फिर हम आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी देंगे। कुछ नहीं जिक्र है तो बाय डिफॉल्ट स्पेस है, एयर है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगली क्लास में जब आप लोग आएंगे तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से देखकर और समझकर और मेमोराइज करके आएंगे। कोई सवाल है तो पहले कर लो। कोई सवाल नहीं है?